हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत करती हूं। मैं आपको कराऊंगी आज बिहार एस्टेट होम साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारा एग्जाम हुआ था 19 जून 2024 को। कब हुआ था एग्जाम हमारा? 19 जून 2024 को। तो आज हम इसका पार्ट फर्स्ट करेंगे। तो जो बिहार एस्टेट का एग्जाम होता है, इसमें होम साइंस के 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि दाल का अच्छा स्रोत है। आप लोगों को ये बताना है कि पल्सेस का अच्छा स्रोत कौन सा होता है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड ऑप्शन है प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है हमारा वसा एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा विटामिन। तो जो दाल का अच्छा स्रोत होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रोटीन। तो दाल का अच्छा स्रोत क्या होता है? प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है सबसे महत्वपूर्ण भोजन उपस्थिति कारक क्या है। आपको ये बताना है कि भोजन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जो उपस्थित होना चाहिए। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रंग, यानी कि कलर। सेकंड ऑप्शन है हमारा शेप एंड साइज, यानी कि आकार। थर्ड ऑप्शन है हमारा पैकेजिंग। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो हाँ, सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारे भोजन में उपस्थिति, वो क्या होता है? कलर। क्या होता है? रंग। आकार हमारा कैसा भी हो, इससे फर्क हमें नहीं पड़ता। चाहे पैकेजिंग जितनी भी आकर्षित क्यों ना कर दी गई हो, तो इससे भी हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत से आइटम ऐसे देखे गए हैं जिसकी पैकेजिंग तो बहुत अच्छी अट्रैक्टिव की जाती है, पर उसके अंदर जो खाद्य पदार्थ होता है ना, वो अच्छा नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि कलर। और मैं आपको वही आंसर बता रही हूँ जो कि आयोग ने सही माने हैं। ठीक है, आंसर की के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में पूछा हुआ है पक्षी मांस डैश संक्रमित हो जाता है बैक्टीरिया के संपर्क से। आपको ये बताने की मतलब पक्षी का मांस किस बैक्टीरिया के संपर्क में आकर संक्रमित हो जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है कोलोस्ट्रिडियम समूह, सेकंड ऑप्शन है साल्मोनेला ग्रुप, थर्ड ऑप्शन है स्ट्रेफाइलोकाई ग्रुप एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पक्षी यानी कि मांस कौन से बैक्टीरिया के संपर्क में आके संक्रमित हो जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड, यानी कि साल्मोनेला समूह। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन सेकंड, यानी कि साल्मोनेला समूह। लेकिन बिहार के आयोग ने इसका आंसर माना है ऑप्शन डी। ठीक है, आयोग ने इसका आंसर माना है ऑप्शन डी, जो कि एकदम गलत आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण यानी कि फूड प्रिजर्वेशन का लाभ है। आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा खाद्य को सड़ने से बचाना, यानी कि हमारे फूड को स्पॉइलाइज होने से बचाना। सेकंड ऑप्शन है वर्ष भर खाद्य की उपलब्धता। थर्ड ऑप्शन है खाद्य का स्वाद बरकरार रखना। फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से सभी। तो खाद्य संरक्षण का जो लाभ होता है ना हमारा, वो हमारे खाद्य को संरक्षण से बचाना भी होता है। जैसे हम क्या करते हैं, अचार बना के रखते हैं, चिप्स बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, तो हम एक तरीके से क्या करें, खाद्य का संरक्षण कर रहे हैं। तो जिससे क्या होगा, खाद्य को सड़ने से ये बचाता है। और वर्ष भर की उपलब्धता भी हो जाती है। हम आम के अचार या नींबू के अचार को पूरे वर्ष भर खा सकते हैं। बल्कि हमें गर्मियों में आम तो मिल जाते हैं, पर सर्दियों में आम हमें नहीं मिलते हैं। इसी तरह हमारा स्वाद भी बरकरार रहता है। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से आहारीय पदार्थ का नष्ट होने के क्या कारण है। ठीक है, यानी कि फूड स्पॉइलेज होने के क्या कारण है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बैक्टीरिया, सेकंड ऑप्शन है हमारा फफूंदी यानी कि मोल्ड, थर्ड ऑप्शन हमारा ईस्ट यानी कि खमीर, फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से सभी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
तो बैक्टीरिया के द्वारा भी हमारा खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है यानी कि नष्ट होता है, फफूंदी के द्वारा भी होता है और ईस्ट के द्वारा भी होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन पूछा हुआ है आप लोगों से कि कुकरी को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन हमारा रासायनिक प्रक्रिया यानी कि फिजिकल प्रोसेस, सेकंड ऑप्शन है मैकेनिकल प्रोसेस यानी कि यांत्रिक प्रक्रिया, थर्ड ऑप्शन है हमारा केमिकल यानी कि रासायनिक प्रक्रिया, फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो कुकरी को किस उसमें रखा गया है, किस रूप में परिभाषित किया गया है, रासायनिक प्रक्रिया में यानी कि केमिकल प्रोसेस के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है अंडे का वह भाग जिसमें लोहा, ये क्या हो जाएगा, लोहा होता है, वह क्या कहलाता है? ठीक है, अंडे का वह भाग जिसमें लोहा होता है वह क्या कहलाता है? जोहा नहीं होगा, ये लोहा हो जाएगा। ठीक है, लोहा। आपको ये बताना है कि वह क्या कहलाएगा। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है अंडे की जर्दी यानी कि एग यॉक, सेकंड ऑप्शन है एग वाइट यानी कि अंडे की सफेदी, थर्ड ऑप्शन है हमारा एग सेल यानी कि अंडे का छिलका, फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि एग यॉक, अंडे की जर्दी। ठीक है, तो अंडे के किस भाग में लोहा होता है? एग यॉक में आयरन पाया जाता है। आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में जरूर कि आपको क्लास अच्छी तो लग रही है ना। और जो बीपीएससी पीजीटी एग्जाम में 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, पर बिहार एसटेट के एग्जाम में 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन ही आते हैं। और मैंने बीपीएससी में अभी तक पीजीटी के 3 एग्जाम हुए थे, तीनों क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवा दिए हैं मैंने। और जिसने भी इस क्लास को नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है एक गतिहीन वयस्क महिला की आवश्यकता होती है। आपको ये बताना है कि एक गतिहीन वयस्क महिला को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1875 कैलोरी, सेकंड ऑप्शन है हमारा 2225 कैलोरी, थर्ड ऑप्शन है हमारा 2300 कैलोरी, फोर्थ ऑप्शन है हमारा 16000 कैलोरी। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें, अच्छा देखा जाए तो इसमें सही राइट आंसर तो हमारा कोई दिया ही नहीं गया है। आयोग ने इसका आंसर माना था हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी कि 1875 कैलोरी। ठीक है, क्या माना था? आयोग ने इसका आंसर माना था 1875 कैलोरी। पर जो हमारा रियल आंसर होगा, आप लोग गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, वो जरूरत होती है कितनी, 1660 कैलोरी की। ठीक है, कितनी, 1660 कैलोरी की नीड होती है किसको? एक गतिहीन वयस्क महिला को। ठीक है, तो आपको याद रखना है राइट आंसर होगा हमारा 1660, पर ऑप्शन इसमें दिया नहीं है तो ये, पर आयोग ने इसका आंसर माना है 1875। अगर हम नियर बाई लगाना चाहे तो हम इसका फोर्थ ऑप्शन भी लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि 1600 कैलोरी। क्लियर आपको ये? मैंने आपको आयोग वाला आंसर भी बता दिया, मैंने आपको राइट आंसर भी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है टोकोफेरोल है, तो आपको ये बताना है टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विटामिन ई, सेकंड ऑप्शन है हमारा विटामिन के, थर्ड ऑप्शन है हमारा विटामिन B4, फोर्थ ऑप्शन है हमारा विटामिन सी। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। तो टोकोफेरोल किसका रासायनिक नाम होता है? विटामिन ई का। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है निम्नलिखित को छोड़कर, किसको, क्या पूछा हुआ है? निम्नलिखित को छोड़कर सभी को आहार में शामिल करना चाहिए। आपसे ये पूछा है कि इनमें से दिए हुए ऑप्शन में से किसी एक को छोड़ना है आपको और उसको छोड़कर सभी को आप आहार में शामिल कर सकते हैं। तो
तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट यानी कि संतृप्त एंड ट्रांस वसा। सेकेंड ऑप्शन है हमारा रेसे यानी कि फाइबर। थर्ड ऑप्शन है हमारा कोलेस्ट्रॉल। फोर्थ ऑप्शन है हमारा शुगर एंड साल्ट यानी कि चीनी एवं नमक। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट यानी कि संतृप्त एवं ट्रांस वसा। पर आयोग ने इस क्वेश्चन का आंसर माना है फाइबर। क्या माना है? फाइबर को माना है। ठीक है, किसने माना है? ये आयोग के अकॉर्डिंग आंसर है ये फाइबर। और इसका राइट आंसर है हमारा सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए दोनों की आवश्यकता होती है। तो आप लोगों को ये बताना है कि हीमोग्लोबिन के निर्माण किस किस चीजों से मिलकर होगा। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आयरन एंड जिंक यानी कि आयरन एवं जस्ता। सेकेंड ऑप्शन है आयरन एंड कैल्शियम। थर्ड ऑप्शन है आयरन एंड फॉलिक एसिड। फोर्थ ऑप्शन है आयरन एंड एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड यानी कि आयरन एंड फॉलिक एसिड। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयरन और फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से शरीर की प्रक्रियाओं का योग जो 3 ऊर्जा पोषक तत्वों से हमारे भोजन की ऊर्जा को बदलता है, ठीक है, वह क्या कहलाता है? आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि शरीर की प्रक्रिया यानी कि शरीर का हमारे क्या प्रोसेस का योग जो 3 ऊर्जा पोषक तत्वों से हमारे भोजन की ऊर्जा को बदलता है, ठीक है, यानी कि द सम ऑफ बॉडी प्रोसेस that change our body energy from the 3 energy nutrients। तो आपको ये बताना है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। फर्स्ट ऑप्शन है कैटाबॉलिज्म यानी कि अपचय। थर्ड ऑप्शन है हमारा एनाबॉलिज्म यानी कि उपचय। थर्ड ऑप्शन है हमारा अल्कोहलिज्म यानी कि शराबबंदी। फोर्थ ऑप्शन है हमारा मेटाबॉलिज्म। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 3 ऊर्जा पोषक तत्वों से हमारी ऊर्जा की भोजन को बदलता है, ये पूछा है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेटाबॉलिज्म यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सी सरल शर्करा है यानी कि सिंपल शुगर कौन सा है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ग्लैक्टोज। सेकंड ऑप्शन है हमारा लैक्टोज। फोर्थ ऑप्शन है माल्टोज एंड लास्ट ऑप्शन है सुक्रोज। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि ग्लैक्टोज। क्या हो जाएगा? ग्लैक्टोज। जो सिंपल शुगर ऑफ मोनोसैकेराइड होती है वो क्या होती है? ग्लैक्टोज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि ग्लाइकोजन संग्रहित होता है। आप लोग को ये बताना है कि ग्लाइकोजन का संग्रहण कहाँ होता है। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है यकृत। सेकेंड ऑप्शन है मांसपेशी। थर्ड ऑप्शन है यकृत एवं मांसपेशी। फोर्थ ऑप्शन है हमारा हार्ट यानी कि हृदय। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? ऑप्शन थर्ड यानी कि लीवर एंड मसल्स यानी कि यकृत एवं मांसपेशी। ठीक है, तो जो ग्लाइकोजन का संग्रहण होता है वो कहाँ होता है? यकृत और मांसपेशी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से कि डैश विकास की ओर होता है। आप लोगों को ये बताना है विकास कहाँ कैसे होता है। ऑप्शन दिया हुआ है हमारा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा साधारण से विशिष्ट यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक। सेकेंड ऑप्शन है हमारा विशिष्ट से साधारण यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल। थर्ड ऑप्शन है हमारा साधारण से विशिष्ट और विशिष्ट से साधारण दोनों। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक, साधारण से विशिष्ट। तो हमारा जो विकास होता है ना वो कैसा होता है? हमारा साधारण से विशिष्ट की ओर होता है।
पर आयोग ने इस क्वेश्चन का आंसर माना है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग आंसर है? आपके आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर दिया हुआ है। पर आपका राइट आंसर होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि साधारण से विशिष्ट। तो आप लोग खुद ही देख लीजिए कि बिहार एस्टेट के एग्जाम के आंसर की में आयोग ने कितने सारे आंसर गलत माने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है बच्चों के जन्म के 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवधि क्या कहलाती है? आपको ये बतानी है। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्री स्कूल एज, यानी कि स्कूल पूर्व अवस्था। सेकंड ऑप्शन है हमारा नियोनेटल स्टेज, यानी कि नवजात अवस्था। थर्ड ऑप्शन है हमारा इन्फेंट स्टेज, यानी कि शिशु अवस्था। फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो जन्म से बच्चों के जन्म से लेकर 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि होती है ना, वो इनमें से कोई नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्लियर है आपको ये? ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इनमें से कोई नहीं। अगर इसमें बेबीहुड दिया होता तो वो हमारा राइट आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है एक्टोडर्म कोशिका का कौन सी परत है? ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है मध्य, यानी कि मिडिल परत। सेकंड ऑप्शन है हमारा इनर, यानी कि आंतरिक परत। थर्ड ऑप्शन है हमारा आउटर, यानी कि बाहरी परत। फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो जो एक्टोडर्म लेयर होती है ना, वो कौन सी लेयर होती है? आउटर लेयर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक्टोडर्म कोशिका की बाहरी परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से डिम्ब अवस्था है, यानी कि पीरियड ऑफ ओवम एक्सटेंड फ्रॉम। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फर्टिलाइजेशन से 2 सप्ताह के अंत तक। सेकंड ऑप्शन है हमारा फर्टिलाइजेशन से 1 सप्ताह के अंत तक। फोर्थ ऑप्शन है हमारा फर्टिलाइजेशन से 3 सप्ताह तक। फोर्थ ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है हमारा फर्टिलाइजेशन से 4 सप्ताह के अंत तक। तो आपको ये बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्टिलाइजेशन से 2 सप्ताह के अंत तक। ठीक है, क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन से 2 सप्ताह के अंत तक, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाती है? डिम्ब अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है विकास डैश पैटर्न का अनुसरण करता है। आप लोग को ये बताना है कि विकास किस पैटर्न का अनुसरण करता है। ऑप्शन दिया हुआ है हमारा। फर्स्ट ऑप्शन है फिक्स्ड, यानी कि निश्चित। सेकंड ऑप्शन है डिफरेंट, यानी कि विभिन्न। थर्ड ऑप्शन है हमारा अनसर्टेन, यानी कि अनिश्चित। फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो विकास होता है ना, यानी कि डेवलपमेंट, वही फिक्स्ड यानी कि निश्चित पैटर्न का अनुसरण करता है। किसका? निश्चित पैटर्न का अनुसरण करता है। आप लोगों ने देखा होगा, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं सबसे पहले क्या करना सीखते हैं? सबसे पहले वो रोते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद वो अपने सर को संभालना सीखते हैं। उसके बाद वो बैठना सीखते हैं। पहले रेंगना सीखते हैं, फिर बैठना सीखते हैं, फिर खड़े होना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? सब बच्चों में ये प्रोसेस कैसा है? फिक्स्ड है, यानी कि निश्चित है। हाँ, एज थोड़ा 2-3 मंथ का डिफरेंट हो सकता है, पर होता है ये निश्चित पैटर्न। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पहले खड़ा होना सीख जाएगा उसके बाद वो बैठना सीखेगा, कोई भाग पहले रहा है चल बाद में रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो विकास क्या होता है? विकास एक फिक्स पैटर्न का अनुसरण करता है। ठीक है, पर आयोग ने इस क्वेश्चन का आंसर माना है आपका विभिन्न। तो आयोग के अकॉर्डिंग आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर माना गया है, बल्कि आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट होगा। ठीक है, ये आपके अकॉर्डिंग टू आंसर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि नवजात शिशु में कौन सा प्रतिवर्त स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है। यानी कि आपको ये बताना है कि नवजात शिशु में कौन सा रिफ्लेक्स नेचुरली प्रेजेंट रहता है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सकिंग, यानी कि चूसना। सेकंड ऑप्शन है आपका हंसना। थर्ड ऑप्शन है चबाना, एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा? कोई नहीं। तो आप लोगों को सबको पता होगा जो नवजात शिशु होता है वो सबसे पहले क्या करता है?
पहले वो रोता है, उसके बाद क्या करता है, जो सकिंग वाला रिफ्लेक्स होता है ना, यानी कि चूसने वाला, वो उसमें स्वाभाविक रूप से विद्यमान होता है। ठीक है, कौन सा, चूसने का रिफ्लेक्स। पर आयोग ने इसका आंसर माना है हंसना। ठीक है, आयोग के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है, लाफिंग। यही नहीं समझ में आया बिहार स्टेट के एग्जाम में कि आयोग ने किस हिसाब से अपने आंसर की दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है आपके 10 दांत, सेकंड ऑप्शन है 15 दांत, थर्ड ऑप्शन है 20 दांत एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा 32 दांत। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन 20 दांत। यानी कि जो 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं, 20 दांत निकल आते हैं। कितने, 20 दांत निकल आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है कि बालकों के शारीरिक विकास में कौन सा महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है आपका एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम, सेकंड ऑप्शन है क्लीननेस यानी कि स्वच्छता, थर्ड ऑप्शन हमारा पोषण, फोर्थ ऑप्शन है नींद यानी कि स्लीप। ये निंदा नहीं होगा, ये नींद हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये नींद यानी कि स्लीप। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक किसका है, पोषण का होता है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत क्या आते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है पकड़ना, सेकंड ऑप्शन है हमारा राइटिंग यानी कि लिखना, थर्ड ऑप्शन है हमारा चित्रकारी, फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से सभी। ठीक है, तो जो मोटर स्किल्स होती है ना, कितने टाइप की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। क्या, मोटर स्किल्स, एक होता है हमारा ग्रोस मोटर स्किल्स, एक होता है हमारा फाइन मोटर स्किल्स। जो ग्रोस मोटर स्किल्स होती है ना, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमारी बड़ी मांसपेशियां काम में आती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पूरे शरीर का जिसमें योगदान होता है, जैसे दौड़ना, भागना, चलना, ये किस में आ गया, कूदना, ये हमारे ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आती है। इसी तरह फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत हमारी छोटी मांसपेशियां काम में आती हैं, जैसे किसी चीज को पकड़ना, लिखना, चित्रकारी करना, सुई को मतलब धागे को सुई में डालना, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आ जाएगा। इसी तरह कैंची से कागज को काटना, तो ये भी किस में आएगा, हमारे फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आ जाएगा। तो देखिए आप लोग, पकड़ना, लिखना और चित्रकारी करना, ये सभी किस में आ रहा है, हमारा फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आ रहा है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से सभी यानी कि ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि क्रियात्मक विकास का अर्थ है यानी कि मोटर डेवलपमेंट का क्या अर्थ है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है आप, फर्स्ट ऑप्शन है मांसपेशीय नियंत्रण, सेकंड ऑप्शन है मांसपेशीय उचित संयोजन, थर्ड ऑप्शन है आपका मांसपेशीय एकीकरण, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो क्रियात्मक यानी कि मोटर डेवलपमेंट का मतलब अर्थ मांसपेशी नियंत्रण भी होता है और मांसपेशियां उचित संयोजन यानी कि उचित कोऑर्डिनेशन कर पाए, ये भी आवश्यक होता है, और मांसपेशियों का एकीकरण भी आवश्यक होता है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था क्या है। ठीक है, इस एक तो ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि संज्ञानात्मक विकास को किसने दिया है, तो संज्ञानात्मक विकास को किसने दिया है, पियाजे ने दिया है। अब इसकी कितनी अवस्था है, इसकी 4 अवस्थाएं। ठीक है, कितनी है, 4 अवस्था इनकी, इन्होंने 4 अवस्था दी थी। तो इसमें से आपको ये बताने की पहली अवस्था कौन सी है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें,
फर्स्ट ऑप्शन है सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि इंद्रिय पेशीय अवस्था। सेकंड ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। थर्ड ऑप्शन है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि स्थूल क्रियात्मक अवस्था। फोर्थ ऑप्शन है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और ये आपको बता दूं मैं, ये सारे ऑप्शन है सीक्वेंस से दिए हुए हैं। ये पियाजे की फर्स्ट स्टेज होती है, ये सेकंड होती है, ये थर्ड होती है और ये फोर्थ होती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज कौन सी हो जाएगी हमारी? फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, इंद्रिय पेशीय अवस्था। तो इसको हम एक मतलब ट्रिक से भी याद करते हैं, इसको SPCF के नाम से। ठीक है, पियाजे ने कितनी अवस्था दी थी? 4 अवस्था दी थी इसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो कौन कौन सी दी थी? SPCF यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो हम इसको किस नाम से याद करते हैं? SPCF के नाम से भी हम इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है सामान्यतः बच्चे अहम केंद्रित किस में होते हैं? आपको ये बताना है कि बच्चे ईगोसेंट्रिक किस में होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है इंद्रिय पेशीय अवस्था में। सेकंड ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। थर्ड ऑप्शन है औपचारिक अवस्था में। फोर्थ ऑप्शन है हमारा स्थूल क्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं पूर्व संक्रियात्मक यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे कैसे होते हैं? ईगोसेंट्रिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आपको ये बताना है कि स्वास्थ्य का लक्ष्य हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा शिक्षा के द्वारा। सेकंड ऑप्शन है हमारा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके। थर्ड ऑप्शन है हमारा कानून से। फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से सभी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। शिक्षा के द्वारा हम स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके भी हम स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और कानून के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति को यानी कि जन स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं जिससे क्या हो सके, जिससे लोगों का स्वास्थ्य सुधर सके। ठीक है, तो ऑप्शन ए में फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है WHO का पूरा नाम क्या है? आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड ऑप्शन है संपूर्ण हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संपूर्ण स्वास्थ्य संगठन। थर्ड ऑप्शन है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं संपूर्ण स्वास्थ्य संगठन दोनों। एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है? WHO का पूरा नाम होता है। और WHO की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आज का क्या बताओगे आप लोग कि WHO की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आहार आयोजन की चुनौती में शामिल है। आपको ये बताने की जब हम डाइट प्लान करते हैं तो क्या क्या चुनौतियां आती हैं हमारे सामने। ऑप्शन दिए हुए हैं सदस्यों की पसंद। सेकंड ऑप्शन है हमारा बजट। थर्ड ऑप्शन है हमारा उपलब्धता। फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से सभी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ये बताना है। अच्छा, जब आप डाइट प्लान करते हैं तो सदस्यों की पसंद के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मतलब मेंबर की पसंद क्या है। अगर किसी को लौकी पसंद नहीं है, अगर हम उसकी डाइट में लौकी ही लिख देंगे, लौकी की सब्जी उसे या लौकी का जूस या रायता कुछ भी देंगे, तो उस व्यक्ति को तो बहुत बुरा लगेगा क्योंकि उसे लौकी पसंद ही नहीं है। तो हम सदस्यों की पसंद भी देखते हैं कि किस व्यक्ति को क्या पसंद है। इसी तरह हम बजट भी देखते हैं कि हमारा बजट किन चीजों के लिए अलाउ कर रहा है कि हम क्या चीज खरीद सकते हैं, क्या चीज नहीं खरीद सकते। और उपलब्धता भी देखी जाती है कि हम ऐसी चीज डाइट में शामिल ना कर लें कहीं कि जो हमारे लिए उपलब्ध ही ना हो आसानी से। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं? हम इन सभी चीजों को देखते हैं।
तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्री एक्लेम्पसिया में गर्भवती में कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। आपको ये बताना है कि प्रेगनेंसी में प्री एक्लेम्पसिया में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं आपका, हाई ब्लड प्रेशर, सेकंड ऑप्शन नोजिया यानी कि मितली होना। नोजिया ये होता है कि जैसे हमें ये लगता है कि बार बार हमें वॉमिटिंग आने वाली है पर आती नहीं है वॉमिटिंग। ठीक है, ये क्या कहलाता है, नोजिया कहलाता है। थर्ड ऑप्शन है सर में तेज दर्द होना। फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से सभी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो जो प्री एक्लेम्पसिया में जो लक्षण देखने को मिलते हैं ना, वो हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है, नोजिया भी मिलता है और सिर में तेज दर्द भी होता है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आज हमने बिहार एस्टेट 2024 के 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आगे के क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम कब करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। और आप लोग खुद देखिए कि हमारे 30 क्वेश्चन में कम से कम 6 क्वेश्चन के आंसर आयोग ने गलत माने थे। ठीक है, आयोग ने अपने आंसर की में कम से कम 30 में से केवल 30 में से 6 क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हुए थे। तो मैंने आपको राइट आंसर भी बता दिए थे और जो आयोग ने माने वो आंसर भी बता दिए थे। सही आंसर एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आपको क्लास कैसे लगी ये आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।